स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मैं आपका राजनीति विज्ञान क्लास 12 में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर संघीय कार्यपालिका के संबंध में, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार होता है, उसकी शक्तियाँ क्या है, ठीक है, इन दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इसी पाठ्य पुस्तक से खंड ब के अंतर्गत हम यूनिट 2 के अंदर संघीय व्यवस्थापिका के बारे में देख चुके हैं। और आज उसी यूनिट का सेकंड चैप्टर है संघीय कार्यपालिका। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी शक्तियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा भी है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक व्यवस्थापिका जो विधि निर्माण से जुड़ी हुई होती है, विधि निर्माण करना, ठीक है। इसके बाद इसका काम होता है विधि का कार्यान्वयन, और इसका काम होता है जो विधि है उस विधि के अनुसार न्याय पालन का कार्य, न्याय करने का कार्य, यानी कि नागरिकों को न्याय प्रदान करना और क्षेत्राधिकार की रक्षा करना। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बीच का जो क्षेत्राधिकार है, यानी कौन सा अंग कौन सा कार्य करेगा और वो दूसरे कार्य में हस्तक्षेप ना करे। संविधान की सुरक्षा करना, यानी कि संविधान में जो लिखा हुआ जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों की रक्षा करना कि कोई भी सरकार या संसद अपनी मर्जी से संविधान में बदलाव ना कर सके, ठीक है। इसके अलावा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा, ये सभी कार्य करती है न्यायपालिका। तो विधायिका, जैसा कि हमारे देश में विधायिका को कहते हैं संसद, ठीक है, केंद्र में संसद कहते हैं और राज्यों में विधानसभा कहा जाता है। विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन होते हैं। तो विधायिका के द्वारा स्वीकृत और निर्मित विधि यानी कानून को लागू करने का कार्य, यानी कि पूरे राज्य में लागू करने का कार्य या उसकी जिम्मेदारी होती है, वो होती है कार्यपालिका की। कार्यपालिका को हम सामान्य शब्दों में क्या कहते हैं, उसको सरकार कहते हैं। सामान्य वर्ड में हम उसको सरकार कहते हैं। तो प्रत्येक देश की कार्यपालिका के बारे में बात की जाए तो उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। किस प्रकार से, और प्रकृति के आधार पर ही देखिए शासन के 2 प्रकार होते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ठीक है। लोकतंत्र शासन में मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए, यानी कि सरकार जो भी कार्य करती है वो कार्य के लिए और कार्यकाल, यानी कि सरकार का चुनाव कितने साल के लिए किया जाएगा, कितने वर्ष के लिए किया जाएगा, तो इसके लिए वो व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है, संसद के प्रति जवाबदेह होती है। यानी कि सरकार जो भी कार्य करती है अपने उस कार्य का, अपनी नीतियों के लिए, उसको व्यवस्थापिका में अगर उससे कोई सवाल पूछा जाता है तो उस सवाल का उसको जवाब देना पड़ता है। मान लिया कि अगर उसके जवाब से व्यवस्थापिका यानी कि संसद संतुष्ट न हो तो उसका जो भी कार्यकाल होता है उस कार्यकाल से पहले ही उसको अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। अब आगे इसी में देखिए कार्यपालिका, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, यानी कि सरकार के जो मंत्री होते हैं वो व्यवस्थापिका के मेंबर्स होते हैं, उसके सदस्य होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे भारत की बात की जाए तो जितने भी मंत्री होते हैं वो व्यवस्थापिका के 2 सदन, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक सदन के सदस्य होंगे। और दूसरी बात, राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष दोनों अलग अलग होते हैं। तो राष्ट्र का अध्यक्ष जो यहाँ पर होता है वो अपने देश में कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और वास्तविक जो कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि शासन का अध्यक्ष या सरकार का अध्यक्ष वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री शासन का या सरकार का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है या राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। तो केंद्र में तो अपने यहाँ राष्ट्रपति है और राज्यों में क्या है, राज्यपाल है। और केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्र में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आती है और राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं और साथ ही आती है उनकी मंत्रिपरिषद। तीसरी बात, शक्तियाँ जो होती है संसदीय कार्यपालिका में
या संसदीय शासन व्यवस्था में जो शक्तियाँ होती है, ठीक है, वो शक्तियाँ किस में निहित होती है? राष्ट्रपति के अंतर्गत, यानी कि जो राष्ट्र का प्रधान होता है उसके अंतर्गत होती है, जो कि नाम मात्र कार्यपालिका होती है, लेकिन उसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? वास्तविक कार्यपालिका, यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा उनकी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वो सिर्फ नाम मात्र का होता है, उसके सारे कार्य वास्तविक कार्यपालिका करती है और इसके नाम से करती है। काम ये करेगी लेकिन नाम इसका होगा। जैसे भारत के राष्ट्रपति की आज्ञा से ये कानून बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में वो कानून कौन बना रहा है? प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद बना रही है, ठीक है। और नाम मात्र कार्यपालिका क्या होती है? राज्य का प्रधान होती है, और वास्तविक कार्यपालिका शासन का प्रधान होती है। अब देखते हैं हम जो शासन के दो प्रकार हैं, उसके अंतर्गत संसदीय व्यवस्था हो गया। अब देखते हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था, जो कि पाई जाती है अमेरिका में, और संसदीय शासन व्यवस्था भारत, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों में पाई जाती है। तो अध्यक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति और उसके जितने भी मंत्री होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका यानी कि संसद के मेंबर नहीं होते। दूसरी बात, वो जो भी कार्य करते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है, कोई भी आदेश देते हैं, तो उसके लिए उनको विधायिका में कोई जवाब नहीं देना होता है। उनका कार्यकाल निश्चित होता है, यानी कि उनको उनके समय से पहले हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। फिर शक्तियों का वास्तविक प्रयोग, यानी कि संविधान के द्वारा जो शक्तियाँ दी गई है उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। यहाँ पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो राष्ट्रपति ही राज्य का प्रधान भी होता है और शासन का प्रधान भी होता है, दोनों ही वो एक ही व्यक्ति होता है। वो सारी शक्तियाँ अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास होती है, और कार्यपालिका शक्तियाँ, ठीक है, कार्यपालिका शक्तियाँ सारी राष्ट्रपति के पास होती है और राष्ट्रपति ही उनका वास्तविक प्रयोग करता है, ठीक है। तीसरी प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है वो होती है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोनों के ही लक्षण या गुण इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, और यह व्यवस्था आपको मिलेगी फ्रांस और श्रीलंका जैसे देशों में। चलिए अब आगे चलते हैं। कार्यपालिका का स्वरूप, कार्यपालिका के स्वरूप के अंतर्गत देखिए आप, भारत में संसदीय व्यवस्था पाई जाती है और राष्ट्रपति इसके अंतर्गत क्या होता है? नाम मात्र का प्रधान होता है। नाम मात्र का प्रधान होता है क्योंकि उसकी सारी शक्तियों का वास्तव में प्रयोग तो प्रधानमंत्री करता है, ठीक है, और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। तो राष्ट्रपति का पद की शक्तियाँ इसके पास है, लेकिन वो प्रयोग नहीं कर रहा है। प्रयोग कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है, और वो जो प्रयोग करेगा उसको जवाब देना होगा व्यवस्थापिका में। यहाँ पे राष्ट्रपति जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि काम वो कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जवाबदेह कौन होती है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। और इसीलिए क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो गरिमामय होता है और निष्पक्ष परामर्शदाता। अगर उसके पास सरकार का कोई आदमी जाएगा, सरकार जाएगी, उसके पास में सत्ताधारी दल जाएगा, या कोई विपक्ष की पार्टी भी अगर राष्ट्रपति के पास जाएगी किसी बात को लेकर के, तो राष्ट्रपति दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करेगा। तो निष्पक्ष परामर्शदाता के रूप में इसका पद होता है। और साथ ही वरीयता क्रम के हिसाब से, यानी कि नागरिकता की दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद बाकी दूसरे सभी पदाधिकारी होते हैं, आम जनता का नंबर तो बाद में आएगा। फिर आर्टिकल 52 अपने देश के संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत के लिए राष्ट्रपति पद की व्यवस्था वो करता है। फिर आर्टिकल 53 की बात करें तो उसमें क्या कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियाँ होगी, ठीक है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होगी, राष्ट्रपति के पद में निहित होगी, ठीक है, लेकिन उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जैसी सलाह देंगे या जैसा परामर्श देंगे राष्ट्रपति को, उस हिसाब से राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। यानी कि इन शक्तियों का प्रयोग, यानी कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता से और उसके परामर्श के आधार पर करेगा। अब देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं?
इसमें दोनों सदन, किसके, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उसके निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। निर्वाचित सदस्य बात क्यों की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर संसद के अंतर्गत लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो ये जो मनोनीत सदस्य होंगे वो सदस्य वोट नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो वोट लड़के चुनाव लड़ करके जाते हैं वही वोट डाल सकते हैं, ठीक है। अब निर्वाचन विधि, निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, तो निर्वाचन की विधि हमारे देश के संविधान में बता रखी है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसके लिए अपनाई जाती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना आप। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि जो कुल डाले गए वैध मत होते हैं, यानी कि वैध मतों का मतलब बहुत सारे मत क्या है, बहुत बार खारिज भी हो जाते हैं, वेस्टेज भी चले जाते हैं, ठीक है। तो वैध मतों का एक निश्चित कोटा कितना होता है, टोटल वोटों का 50% प्लस 1, ठीक है। यानी कि अगर 100 वोट हैं टोटल तो 100 वोट का 50% होता है प्लस 1, यानी कि 51 वोट। अगर 100 वोट होंगे तो 51 वोट बहुमत के लिए चाहिए, और वो जो बहुमत होगा यानी कि 51 वो होगा निश्चित कोटा, ठीक है। तो ये वोट इसको प्राप्त करना आवश्यक है, तो ही उसको विजयी घोषित किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कार्यकाल की। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, संविधान में 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान में जो प्रावधान बता रखा है उस प्रावधान के खिलाफ जाकर के वो कोई कार्य करेगा तो उसे संसद उसके पद से हटा सकती है, और हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बता रखी है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव द्वारा, ध्यान रखना है इसको, महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाता है, लेकिन ये प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व सूचित करना आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, और संसद में भी जो भी व्यक्ति ये लाता है इस तरह का प्रस्ताव उसको 14 दिन पहले संसद को और राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि हम आपके खिलाफ या राष्ट्रपति के खिलाफ ये प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, ताकि 14 दिन के समय में राष्ट्रपति को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिल जाए। वो भी अगर अपना वकील करना चाहे अपनी बात रखने के लिए तो उसको समय मिल जाता है। अब अगर किसी भी परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, अनुपस्थिति में अगर उसका पद रिक्त हो, पद किस हिसाब से रिक्त होगा, मान लिया जाए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है और नए राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी समय बाकी है, उस स्थिति में, या राष्ट्रपति अस्वस्थ हो गया हो या विदेश यात्रा पर गया हुआ हो, उस वक्त अगर पद खाली हो, लंबी विदेश यात्रा पर गया हुआ हो या लंबे समय के लिए वो बीमार हो चुका हो, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके पद का निर्वहन किया जाता है। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा उस वक्त उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा, ठीक है। और जैसे ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा उपराष्ट्रपति वापस अपने पद पर चला जाएगा। तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर करवाना आवश्यक होता है। और यह कौन करवाता है चुनाव, भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन और विधानसभा के चुनाव, ठीक है, ये सारे के सारे चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए किसी व्यक्ति में, इसके बारे में बता रखा है संविधान के आर्टिकल 55 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु उसकी होनी चाहिए 35 ईयर्स, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। फिर अगर वो चुनाव लड़ता है तो उसके अंदर लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि अगर वो चुनाव लड़े तो वो विजयी हो जाए, ऐसी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। फिर राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक, यानी कि अगर कोई इसके नाम का प्रस्ताव करता है कि मेरी तरफ से राष्ट्रपति के पद के लिए ये व्यक्ति खड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदन उसको सपोर्ट करने वाले होने चाहिए, तो ही वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसा क्यों किया गया
कि ताकि कोई भी रास्ते चलते कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा ना हो। तो ये चीज़ें उसके लिए होनी आवश्यक है। अब बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। 2 बार, ये सिर्फ अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हुए हैं। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमान रामनाथ कोविंद, जो कि 2017 से हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और ये 17वें राष्ट्रपति हैं अपने देश के। अब बात करते हैं निर्वाचन प्रक्रिया की। राष्ट्रपति का निर्वाचन करते समय 2 बातों का ध्यान रखा गया है। पहली बात क्या है कि जो निर्वाचक मंडल होता है उस निर्वाचक मंडल में जनसंख्या को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि निर्वाचक मंडल का प्रत्येक सदस्य जनसंख्या के एक निश्चित अनुपात का, यानी कि एक निश्चित मात्रा में जनसंख्या को वो प्रतिनिधित्व करता हो। ठीक है, और दूसरी बात, विधानसभा सदस्यों के द्वारा दिए गए मतों के मूल्य में समानता रहे। यानी कि जैसे राजस्थान की विधानसभा की बात करें, 200 मेंबर है, तो 200 ही मेंबर का जो है जो मतों का जो मूल्य होता है वो मूल्य समान रहना चाहिए। यानी कि अगर एक व्यक्ति का मत मूल्य 100 आ रहा है तो सभी व्यक्तियों का मत मूल्य 100 ही होना चाहिए। ठीक है, ये है इसके अंतर्गत। अब आगे देखते हैं ये सारी बातें, यानी कि ये दोनों बातें शामिल करते हुए क्या व्यवस्था की गई है संविधान में कि इसके लिए निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्यों की मतों की संख्या ज्ञात करनी है। अब जैसे निर्वाचक मंडल में जो ये लोग शामिल हैं तो इनके मत का मूल्य क्या होगा, ये पता लगाने के लिए एक विशेष पद्धति संविधान में बताई गई है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो विधानसभा के या विधानमंडल के सदस्यों के मतों का मूल्य ज्ञात किया जाता है। विधानमंडल कहाँ होती है? राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो अब पता कैसे लगाया जाएगा? तो राज्य की जो जनसंख्या होती है, टोटल जनसंख्या, ठीक है, उसमें विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान के विधानमंडल का सिर्फ एक ही सदन है विधानसभा, लेकिन जिन राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदन हैं, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, इस तरह से। तो जिन राज्यों की विधान परिषद भी है तो उन राज्यों की विधान परिषद के चुने हुए मेंबर भी उसमें शामिल होंगे और विधानसभा के मेंबर भी शामिल होंगे। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ 86 लाख है ना, 6 करोड़ 86 लाख, जो कि मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, तो उसमें विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 200। तो 200 का भाग दिया जाएगा, फिर उसके अंदर एक बार फिर 1000 का भाग दिया जाएगा, तो फिर जो संख्या आएगी वो एक सदस्य के मत का मूल्य हो गया। ठीक है, इसी के बाद संसद के सदस्यों के मतों का मूल्य ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि राज्य विधायिका के सदस्यों के मतों का मूल्य ज्ञात किया जाएगा। यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों के मतों का योग, जैसे कि 28 राज्य और 2 संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना, स्टेट एंड यूटी, 28 स्टेट एंड 3 यूटीज़। अब यहाँ पे 3 यूटीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कि 28 तो राज्य है, पहले 29 राज्य थे, अब 28 हो गए क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। अब पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है, 7 में से सिर्फ 2 राज्यों में विधानसभाएं थी। कौन सी पता है आपको? वो राज्य हैं दिल्ली और पांडिचेरी। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया, अब वो राज्य नहीं रहा है, अब वो क्या है? संघ शासित प्रदेश है और उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा है, ठीक है, तो अब 3 स्टेट की विधानसभाएं हो जाएगी इसके अंतर्गत अगर अगली बार चुनाव होंगे तो, ठीक है ना। तो इन सभी विधानमंडलों के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के सभी सदस्यों के मतों का मूल्य, और उसके नीचे क्या होगा? संसद के लिए निर्वाचित सदस्य, सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया, जैसे कि राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राज्य जो
विधायिका के सदस्यों के मतों का शेष, जैसे कि यहाँ पे जो आया था, एक सदस्य के मत का मूल्य आया था, तो उसको 200 से गुणा कर दिया जाएगा। जितना भी आएगा उसके अंतर्गत 25 प्लस 25 राजस्थान से लोकसभा के लिए चुने जाते हैं और 10 राज्यसभा के लिए। तो 25 और 10 35 का उसमें भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, जो भी ये संख्या आएगी वो, तो जो संख्या आएगी वो राजस्थान से चुने जाने वाले एक सांसद के मत का मूल्य हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं इसी में। अब बात करते हैं मत पद्धति। वोट किस प्रकार से डाले जाएंगे, बताया आपको। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति के लिए वोट डाले जाते हैं और विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है, यानी कि 50% प्लस 1, यानी कि अगर 100 वोट है तो 51 वोट होंगे तो ही उसको बहुमत मिलेगा और जिसको बहुमत मिलेगा वही चुनाव जीतेगा। तो इस पद्धति में सदस्यों के द्वारा प्रत्याशियों के मत पत्र पर वरीयता अंकित की जाती है, यानी कि मत पत्र का मतलब जितने भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुनाव में खड़े होते हैं उनका नाम एक सूची पर अंकित होता है, एक मत पत्र पर अंकित होता है। ठीक है, क्रम वाइज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब जो वोट देने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, जो वोटर है, वो क्या करता है, अपनी पसंद के हिसाब से उनको प्रायोरिटी दे देता है कि ये मेरी पहली पसंद है, ये दूसरी पसंद है, ये तीसरी पसंद है। तो उसमें क्या होता है कि पहली पसंद वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनको कितने वोट मिले उसकी काउंटिंग होती है। ठीक है, इस तरह से। तो पहले इसमें क्या होता है कि प्रथम वरीयता वाले मतों को गिना जाता है और इसमें क्या है, जीतने वाले को मतों का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। अब मतों का बहुमत प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, जो वैध मत होंगे, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने गलत तरीके से वोट डाला है। गलत तरीके से वोट डालने का मतलब नंबर 1 पर किसका नाम लिखा है, नंबर 2 पर किसका नाम लिखा हुआ है। अब छाप यहाँ पे लगानी है या यहाँ पे लगानी है, मान लिया उसने छाप दोनों के बीच में लगा दी तो वो वोट खारिज हो जाएगा। तो इस तरह से खारिज वोटों को निकालने के बाद जो वैध मत जो बचते हैं उन वैध मतों की संख्या बटा क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, यानी कि 2 का इसमें भाग देना है। अगर 100 है 2 का भाग देंगे 50 हो जाएंगे, प्लस में 1 जोड़ना है 51 हो जाएगा, इस तरह से। तो वो उसको वोट उसके मिलने आवश्यक है। अब इसमें मान लिया जाए कि पहली वरीयता वाले, यानी कि जिन लोगों ने पहली वरीयता वाले व्यक्ति को वोट दिया है, अगर उसको बहुमत नहीं मिलता है तो क्या किया जाएगा कि पहली वरीयता में जिस व्यक्ति को सबसे कम वोट मिलते हैं उस व्यक्ति को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और उसको जितने भी वोट मिले, माना कि अगर उसको 50 वोट ही मिले तो 50 वोट क्या किया जाएगा कि बाकी जो उम्मीदवार होंगे, जैसे 5 उम्मीदवार खड़े हुए, एक उम्मीदवार को बाहर निकाल दिया लेकिन उसके 50 वोट है, तो उन 50 वोटों को बाकी के 4 जो उम्मीदवार होंगे उनको आनुपातिक रूप से वो उनके बीच में उसके मतों को बांट दिया जाएगा। ठीक है, हस्तांतरित कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमणीय, इसीलिए इसको ट्रांसफरेबल कहा गया है, क्योंकि उसके जिस व्यक्ति को हटाया जाता है दौड़ से उसके वोट दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और फिर से क्या किया जाता है, मतों की गणना की जाती है, फिर से काउंटिंग की जाती है और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि किसी एक व्यक्ति को बहुमत प्राप्त नहीं हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि राष्ट्रपति, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है उसको वेतन कितना मिलेगा, उसको क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या उसको विशेषाधिकार मिलेंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है उसको प्रति माह 5 लाख रुपए तो उसको वेतन मिलता है। ठीक है, रहने के लिए राष्ट्रपति भवन दिल्ली में वो मिलता है 300 कमरों वाला। ठीक है, फिर जब तक वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, अपने पद पर है, तब तक उसके विरुद्ध कोई भी मुकदमा दाखिल नहीं किया, कोई भी मुकदमा उसके खिलाफ नहीं लाया जा सकता है, आप उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर सकते। ठीक है, और गिरफ्तारी तो उसकी बिल्कुल ही नहीं होगी, किसी भी मामले में उसको गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। अब क्योंकि मुकदमे न्यायालय में 2 तरह के केस आते हैं, एक तो फौजदारी केस होता है और दूसरा दीवानी केस होता है।
अब दीवानी केस के लिए तो मैंने बता दिया आपको कि किसी प्रकार का उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी किसमें, फौजदारी केस में। और दीवानी जो केस हैं, दीवानी केस होते हैं लेन देन धोखाधड़ी से संबंधित, ठीक है। अगर इस तरह का कोई केस है तो उसके लिए उसको 2 महीने पहले जो है सूचना देनी होती है, ठीक है। लेकिन गिरफ्तारी इसमें भी नहीं हो सकती है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब निवास दिल्ली में रायसीना हिल्स के ऊपर बना हुआ राष्ट्रपति भवन, ठीक है। इसके अलावा अन्य निवास भी हैं देश में, शिमला में ग्रीष्मकालीन आवास है शिमला में, ठीक है। वो है शिमला के पास में छरबरा, जिसमें जो राष्ट्रपति निवास है उसका नाम है द रिट्रीट। और एक दूसरा निवास और है हैदराबाद में, जिसको राष्ट्रपति निलयम जिसका नाम है, यहाँ पर इनका दूसरा अतिरिक्त आवास है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उसके कार्य, उसकी पावर क्या क्या है और वो कौन कौन से काम करता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ जब हम पढ़ते हैं तो शक्तियाँ पढ़ते समय हम इनकी शक्तियों को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की 2 प्रकार की शक्तियाँ होती है, एक तो सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरी होती है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ थोड़ा छोटा सा ही है, वो पहले देख लेते हैं। तो आपातकालीन शक्तियाँ जो है संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360, 352, 356 और 360 के अंतर्गत 3 तरह की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, जिसमें पहली जो है 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना देश में, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू होता है देश में? पहली बात, युद्ध, विदेशी आक्रमण या देश में सशस्त्र विद्रोह जिससे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को संकट उत्पन्न हो जाए, इस तरह की परिस्थिति होगी तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। दूसरा है आर्टिकल 356, जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। किसी भी राज्य में अगर ये आभास हो जाए कि वहाँ का शासन, किसी भी राज्य का शासन जो संविधान में बता रखा है, जो प्रावधान दे रखे हैं, उन प्रावधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, ठीक है, उस राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, अगर राज्यपाल को ये लगे तो वो इसके संबंध में एक रिपोर्ट बना करके वो संघ को भेजता है, राष्ट्रपति को भेजता है। और यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि वास्तव में हाँ ये बात सही है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 लागू करते हुए उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर देगा और उस राज्य का शासन राष्ट्रपति के आज्ञा के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो उस स्थिति में वहाँ राष्ट्रपति शासन होगा। सामान्य बोलचाल में हम इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल वहाँ का शासन चलाएगा जब तक कि अगली सरकार का चुनाव न हो जाए। और तीसरी जो शक्ति है वो है आपातकालीन, वो है आर्टिकल 360 के अंतर्गत, जो कि वित्तीय आपातकाल के संबंध में है। वित्तीय आपातकाल, यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि देश दिवालियेपन की ओर बढ़ रहा है, देश की वित्तीय साख खतरे में है, ठीक है, राजकोषीय घाटा इतना अधिक बढ़ गया है कि विदेशी कर्ज की अदायगी तो दूर हुई, यानी कि विदेशों से जो कर्ज लिया जाता है उसको अदा करना तो दूर रहा, खुद यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी है उनको भी सैलरी नहीं दी जा रही है, ठीक है, योजनाओं का अभाव हो गया है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। और जब वित्तीय आपातकाल लागू किया जाएगा तो जितने भी अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं, जिसमें न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी जजेस भी आ जाएंगे, उन सब के वेतन में कटौती कर दी जाएगी। तो अपने देश में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 100 से भी ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, वो भी मैं बताता हूँ कब की गई। 1962 में, 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, फिर 1971 में जब इंडो पाक वॉर हुई थी, और उसके बाद 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी नहीं हुई है अभी तक अपने देश में, ठीक है। ये हो गई राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। अब देख लेते हैं जो थोड़ा बड़ा है उसके बारे में। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ 4 भागों में डिवाइड किया गया है इसको। कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ।
तो कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत देखिए सबसे पहली बात जो होता है कि भारत की जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान ने उसको प्रमुख बना रखा है। संवैधानिक प्रमुख इसलिए क्योंकि शासन की सारी शक्तियों का प्रयोग तो कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है, उसकी मंत्रिपरिषद कर रही है। तो संघीय शासन के अंतर्गत राष्ट्रपति के नाम पर संसदीय शासन जो होता है, संसदीय शासन में राष्ट्रपति के नाम पर मंत्रिपरिषद के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा शासन चलाया जाता है। फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करना, भारत के महान्यायवादी जो सॉलिसिटर जनरल कहते हैं इनको, फिर राज्यों में राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य, निर्वाचन आयोग के सदस्य और उसके अध्यक्ष और सदस्य, केग की नियुक्ति यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, फिर उच्च और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। ठीक है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, उसके सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है ना। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर भारत की तीनों ही सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है। सुप्रीम कमांडर, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, एयरफोर्स, नेवी एंड मिलिट्री, इनका सर्वोच्च कमांडर होता है। मंत्रिपरिषद से किसी भी संबंध में वो सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ठीक है। अगर मंत्रिपरिषद ने किसी संबंध में कोई नियम बनाया है, कानून बनाया है, ठीक है, या उसको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी मिनिस्टर से, तो वो सूचना मांग सकता है और मंत्रिपरिषद को उसकी सूचना देनी ही होगी। ठीक है। आर्टिकल 78 के अंतर्गत उसका अधिकार है। तो राष्ट्रपति, अब ये सारी शक्तियाँ बता रखी है, इससे क्या लगता है कि जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति क्या है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ संसदीय कार्यपालिका होती है। संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है? दो तरह की कार्यपालिका होती है। ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। तो ये सारी शक्तियाँ क्या बता रखी है? राष्ट्रपति की बता रखी है, लेकिन उसका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद करता है। यानी कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श के द्वारा ही किया जाएगा, उसकी सहायता से ही करेगा। ठीक है। इसके अलावा भी राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जिनका प्रयोग वो अपनी विवेक से करता है। ठीक है। वो अपनी मर्जी से करता है, अपने विवेक से करता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो अपने विवेक से करता है, वो खुद फैसला लेकर के करता है। और इन शक्तियों का प्रयोग वो कब करता है? वो देखिए, जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, उस लोकसभा के चुनाव में मान लिया किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ठीक है। अगर किसी को बहुमत मिलता है, अगर किसी एक पार्टी को बहुमत मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उस बहुमत वाली पार्टी का जो नेता होता है उसको बोल देगा कि भाई आप आओ, हम आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं, आप सरकार चलाओ। अब मान लिया किसी के पास बहुमत ही नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करेगा? वो अपने विवेक का प्रयोग करेगा, और विवेक का प्रयोग करते हुए जो सबसे बड़ी पार्टी जो होगी लोकसभा की, सबसे बड़ी पार्टी का मतलब वो ऐसी पार्टी जिसके मेंबर, जिसके सदस्य लोकसभा में सबसे ज़्यादा हों। ठीक है। या तो सबसे बड़ी पार्टी या जो गठबंधन होता है, उस गठबंधन का जो नेता होता है, ठीक है, उस नेता को सरकार बनाने, गठबंधन के नेता को वो सरकार बनने के लिए आमंत्रित करता है। और आमंत्रित करने के साथ ही जब उस व्यक्ति को जब प्रधानमंत्री बनाएगा तो उसको कहेगा कि आप जो है भाई 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर लोकसभा में अपना बहुमत साबित कीजिए। तो इस तरह से ये अपने विवेक का प्रयोग करता है राष्ट्रपति। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की। वित्तीय शक्तियाँ यानी कि फाइनेंशियल पावर्स, धन से संबंधित। ठीक है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 112 के अनुसार संघ की आय व्यय यानी कि एक साल में भारत सरकार को कितनी आय होगी और धन को कहाँ कहाँ किस योजना में किस किस मद में खर्च किया जाएगा अगले एक साल में, यानी कि पिछले साल में कितनी आय हुई और अगले साल में सरकार क्या कहाँ पैसा खर्च करेगी, उसका विवरण वो संसद में रखता है। और ये जो विवरण होता है आय व्यय का विवरण, उसको कहते हैं बजट, यानी कि वार्षिक बजट। ठीक है। वो संसद में रखना। फिर अनुच्छेद 113 के अनुसार राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही, यानी कि जब तक राष्ट्रपति सिफारिश नहीं करेगा, सरकार संसद से धन की मांग नहीं कर सकती। 1 रुपया भी संसद से नहीं मांग सकती जब तक कि राष्ट्रपति की सिफारिश ना हो। यानी कि प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को अगर उनको पैसा चाहिए तो वो उसको राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ उसको संसद में रखना पड़ेगा। फिर अनुच्छेद 117, इसके अंतर्गत क्या होता है कि वित्त विधेयक
जब भी संसद में लाया जाएगा, यानी कि धन से संबंधित जितने भी विधेयक हैं, वित्त से संबंधित, ठीक है, यानी कि पैसा कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, कहाँ पैसा खर्च किया जाएगा, सरकार कौन कौन से टैक्स लगाएगी, टैक्स को कम करना, टैक्स में बदलाव करना, वो सारे विधेयक जो है, और सरकारी संपत्ति को बेचना, ठीक है, या नई संपत्ति खरीदना, या उस संपत्ति को गिरवी रखना, ये सारे भी जो हैं वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही संसद में रखा जा सकता है। फिर राष्ट्रपति के अनुमति से ही पूरक मांग, मान लिया कि एक साल के लिए जो बजट निर्धारित किया गया वो बजट पूरा हो गया, ख़त्म हो गया, और सरकार अभी भी 1-2 महीने बाकी है नए बजट में, तो 1-2 महीने के लिए भी धन चाहिए होता है, तो उस धन की मांग जब वापस की जाती है, ठीक है ना, बाकी बचे हुए महीनों के लिए नए धन की मांग की जाती है, तो उसको कहते हैं पूरक मांग। यानी कि अगर बजट आपने 12 महीने का बनाया, 10 महीने में ही ख़त्म हो गया, बाकी 2 महीने के लिए आपको एक्स्ट्रा बजट चाहिए, तो उसको कहते हैं पूरक मांग, या अतिरिक्त तथा किसी प्रकार की दूसरी वित्तीय मांग अगर हो तो संसद से जब संसद के सामने रखी जाती है तो रखने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए, अनुमति चाहिए। फिर वित्त आयोग के सदस्य तथा केग की नियुक्ति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केग का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी नियुक्ति करना राष्ट्रपति का काम है, ठीक है, और ये दोनों ही वित्तीय कार्यों से संबंधित हैं, ठीक है। फिर केग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जो प्रतिवेदन है, ये क्या करता है, संघ सरकार और राज्य सरकार का जो आय व्यय होता है उस आय व्यय की ऑडिट करता है, और उस ऑडिट की रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन को वो संसद में रखता है। फिर वित्त आयोग की जो सिफारिश होती है उस सिफारिश के आधार पर करों को या करों से जो प्राप्त आय होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को एक साल में जितनी भी आय होती है, इनकम होती है, ठीक है, उस इनकम को संघ और राज्य इन दोनों के बीच में उसका बंटवारा करना है, कितना पैसा किस सरकार को मिलेगा, ठीक है, संघ सरकार को कितना पैसा मिलेगा, राज्यों को कितना पैसा मिलेगा, और राज्यों को भी अलग अलग, राज्यों को अलग अलग, सबको एक समान नहीं मिलता है पैसा, ठीक है ना, किसी को ज़्यादा मिल सकता है, किसी को कम मिल सकता है, इस तरह से उनकी ज़रूरतों के हिसाब से। फिर अब बात करते हैं विधायी शक्तियाँ, यानी कानून निर्माण से संबंधित शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति संघीय व्यवस्थापिका का भी अंग होता है। संघीय व्यवस्थापिका का अंग क्यों? क्योंकि जब व्यवस्थापिका जब भी कोई कानून बनाएगी वो कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर, हस्ताक्षर ना कर दे। तो इस हिसाब से राष्ट्रपति भी इसका एक अंग होता है व्यवस्थापिका का, यानी कि संसद का, ठीक है, क्योंकि इसकी स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है, ठीक। फिर संसद का सत्र बुलाना, संसद का सत्र, अधिवेशन या मीटिंग कब बुलाई जाएगी, कब उस मीटिंग को खत्म किया जाएगा, उस मीटिंग को स्थगित करना, ये सारा काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर और ये सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति के पास नाम की है, वास्तव में करता कौन है? मंत्रिपरिषद करती है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85 वो क्या कहता है कि लोकसभा को समय से पहले भंग करना। लोकसभा का कार्यकाल सामान्य रूप से कितना होता है? 5 वर्ष होता है, लेकिन उसको अगर समय से पहले, 5 वर्ष से पहले अगर उसको भंग करना है तो राष्ट्रपति ये कार्य सिर्फ मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। यानी अगर मंत्रिपरिषद उसको सलाह दे कि संसद को, लोकसभा को भंग किया जाए तो वो उसको भंग कर सकता है। एक बात का ध्यान रखना, इसमें राष्ट्रपति सिर्फ लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट है, ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्यों की मनोनयन करना, मनोनीत करना। और ये 12 सदस्य कहाँ से होते हैं? एक तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, उनको, वो विद्वानों को वो राज्यसभा में अपने जो 12 सदस्यों का जो कोटा होता है उसके अंतर्गत वो मनोनीत करता है। और इसके साथ ही लोकसभा में 2 सदस्यों को वो मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, उनका कोई भी मेंबर नहीं है, तो उस स्थिति में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से वो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। फिर आर्टिकल 111 वो क्या कहता है कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति देना, ठीक है। जो भी संसद विधेयक पारित करती है उसके ऊपर राष्ट्रपति स्वीकृति देता है। यदि वो विधेयक साधारण विधेयक हो, ठीक है ना, तो वो साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि आप जो है, संसद जो है इसके ऊपर फिर से विचार करें, ठीक है। सिर्फ साधारण विधेयक, एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि
व्यवस्थापिका वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रकार का वित्त विधेयक या धन विधेयक जो होता है उसको और संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ठीक है। अब साधारण विधेयकों के संबंध में भी क्या होता है कि कई बार राष्ट्रपति उसको स्वीकृति नहीं देता है और अपने पास पड़ा रखता है उसको। ठीक है, ना तो स्वीकृति देता है और ना मनोनीत करता है। ठीक है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, जब वो पेंडिंग में रख देता है तो उसको कहते हैं जेबी वीटो। जेबी यानी कि राष्ट्रपति के जेब में चला गया है। ठीक है, वो उसको बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये विशेषाधिकार जेबी विशेषाधिकार कहलाता है, निषेधाधिकार। ठीक है ना, यानी कि जब ना तो स्वीकृति दे राष्ट्रपति और ना उसको पुनर्विचार के लिए लौटाए, तो उस समय हम क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, जिसको जेबी वीटो कहा जाता है। फिर आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 क्या कहता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संसद का मीटिंग नहीं हो रही हो, सम्मेलन नहीं हो रहा हो, है ना, अधिवेशन ना हो, तो और देश को एक कानून की ज़रूरत है और जो बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके लिए राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है। लेकिन इस अध्यादेश की मान्यता भी जो संसद जो कानून बनाती है उस कानून के समान ही इसकी मान्यता होती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती है। जैसे कि जो अध्यादेश होता है वो अधिकतम 6 महीने के लिए होता है, 6 महीने बाद वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन 6 महीने से पहले यदि संसद में उसे प्रस्तुत कर दिया जाए और संसद उसको पारित कर दे, ठीक है ना, उस अध्यादेश को, तो वो अध्यादेश कानून बन जाएगा। अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में देखिए अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 क्या कहता है कि अगर न्यायपालिका किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाता है, किसी को मृत्युदंड दे दिया है, किसी प्रकार की ऐसी सख्त सज़ा सुनाता है, ठीक है ना, कोर्ट, तो उसकी सज़ा को, ऐसे व्यक्ति को जो सज़ा होती है राष्ट्रपति उसको कम कर सकता है या उसको क्षमा कर सकता है। तो क्षमादान की शक्ति उसको मिली है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। तो इस शक्ति का प्रयोग 3 मामलों में किया जाता है। एक तो सैन्य न्यायालय यानी कि मिलिट्री कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को सजा देती है। दूसरी बात, संघ की कार्यपालिका शक्ति जिन विषयों पर लागू होती है उन विषयों के संबंध में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराधी व्यक्ति को वो क्षमा करता है, या फिर किसी मृत्युदंड पाए व्यक्ति को के लिए वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। लेकिन ये अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की अगर फाइल जाएगी राष्ट्रपति के पास में तो राष्ट्रपति उसको मंत्रिपरिषद को सौंपता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद उस पर विचार करने के लिए कमेटी बनाती है। फिर कमेटी जो रिपोर्ट देती है मंत्रिपरिषद को, फिर मंत्रिपरिषद उस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देती है और राष्ट्रपति एक्शन लेता है कि क्षमा करना है या नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हम देख चुके हैं 3 अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत। ठीक है, 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति, विद्रोह, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर यह 352 अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। अब तक 3 बार हुआ है इसका प्रयोग। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, फिर 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और 1975 इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री, और आंतरिक अशांति के आधार पर उन्होंने आपातकाल लगाया था, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा जो है इसके अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। ठीक है, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होता है और राज्यपाल को अगर यह लगे कि किसी राज्य का शासन जो संविधान में जो प्रावधान लिखे हुए हैं उस प्रावधान के आधार पर नहीं चल रहा है, ऐसी रिपोर्ट बना करके राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य के मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है। ठीक है, और इसको हम सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन की, राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। और जब इस तरह की घोषणा होती है तो ऐसी घोषणा को 2 महीने के अंदर अंदर संसद से पारित करवाना आवश्यक है। ठीक है, संसद में इस घोषणा को, यानी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता वाली जो घोषणा है उसको अनुमोदन करवाना आवश्यक है। अधिकतम 1 साल के लिए ये राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। ठीक है, अब इसको आगे अगर बढ़ाना हो तो उसके लिए 2 परिस्थितियाँ हैं। 2 परिस्थिति में ही राष्ट्रपति शासन 1 साल से आगे बढ़ सकता है। नंबर 1, अगर 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो उसको आगे बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, और साथ ही दूसरी बात, अगर निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित कर दे, घोषणा कर दे कि अभी राज्य में स्थितियां बहुत ही खराब है और चुनाव नहीं हो सकते,
ठीक है। तो उस स्थिति में वो आप जो राष्ट्रपति शासन है उस राज्य में वो आगे बढ़ जाएगा। अब वर्तमान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो केंद्र सरकार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाती है उसके ऊपर कई बार विवाद हुए हैं। विवाद होने का कारण राज्य में अलग दल की सरकार है और केंद्र में अलग दल की सरकार है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि दोनों विरोधी दलों की सरकारें होती है, तो ऐसे में दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं और कई बार एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, जो कि विवाद का एक और तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में। कई बार जब केंद्र सरकार ने इस तरह से 356 का प्रयोग किया तो विपक्षी पार्टियां कोर्ट में गई, कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी और न्यायालय ने कई बार जो है उस 356 के अंतर्गत जो लगाया गया राष्ट्रीय शासन उसको कैंसिल कर दिया और राज्य सरकार को फिर से काम करने के लिए आदेश दिया गया था, फिर से बहाल करने का आदेश दिया गया। तो ये वाली जो 356 वाली जो बात है अनुच्छेद, उसके अंतर्गत बहुत बार इसके लेकर के विवाद हुए हैं और इस विवाद को कम करने के लिए समाधान के लिए बहुत बार आयोग भी गठित हुए हैं और संबंधों में सुधार के लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं। तीसरे प्रकार का आपातकाल जिसके बारे में बात की थी वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 के अंतर्गत जब देश के वित्तीय साख को संकट उत्पन्न हो जाए, यानी कि जब राष्ट्रपति को ये लगे, सरकार को ये लगे कि देश की वित्तीय साख खतरे में है, राजकोषीय घाटा बहुत ही अधिक बढ़ गया है, ठीक है, सरकार विदेशी देनदारियां चुकाने में असमर्थ है और अपने कर्मचारियों का वेतन चुकाने में भी असमर्थ है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि आर्टिकल 360 का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है और उसके अंतर्गत जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, बाकी किसी भी स्थिति में न्यायाधीशों का वेतन कम नहीं किया जा सकता है, अनिवार्य है, कभी कम नहीं होगा, लेकिन वित्तीय आपातकाल के समय में न्यायाधीश सहित जितने भी अधिकार हैं भारत सरकार और राज्य सरकारों के, उन सबके वेतन में कटौती की जा सकती है। और अभी तक ये आपातकाल 360 के अंतर्गत अभी तक अपने देश में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, अभी तक ये आपातकाल नहीं लगा है। अब राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हमने देखी है, उन शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति की जो भूमिका है, जो स्थिति है, वो स्थिति किस प्रकार की है वो देखते हैं कि वो वास्तव में सिर्फ नाम का राष्ट्रपति है या वास्तव में वो अपनी शक्तियों का प्रयोग भी करता है या वो शक्तिशाली व्यक्ति भी है, किस तरह की स्थिति है, वो नाम का है या वास्तव में भी कुछ है, उसके अंदर दम है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यद्यपि वैसे तो संविधान ने सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी है, राष्ट्रपति में निहित की है सारी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, लेकिन वास्तव में वो इसका प्रयोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। वो किसकी सलाह पर करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, ठीक है। और फिर एक संविधान संशोधन हुआ था 1979 का 44th संविधान संशोधन, ठीक है। और इस संशोधन में क्या किया गया कि मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह अनिवार्य कर दी गई है, यानी कि मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह के आधार पर ही, सलाह पर ही वो राष्ट्रपति काम करेगा, अपने खुद का दिमाग नहीं चलाएगा। और ख़ास तौर से जब आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करना हो तो उस स्थिति में, ठीक है, अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये अनिवार्य कर दिया गया इस 44वें संविधान संशोधन में कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित जो हमारा ये वीडियो संबंधित था वो वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हूँ।